प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 16 जनवरी 2023 विद थर्ड शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, तो 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एक विद्यालय प्रबंधक 40 दिनों में एक नया विद्यालय भवन बनाने का निर्णय करता है। वह शुरुआत में 100 आदमी और 35 दिनों के बाद अन्य 100 आदमी को नियुक्त करता है और निर्धारित समय के भीतर निर्माण पूरा करता है। यदि उसने अतिरिक्त आदमियों को काम पर नहीं लगाया होता तो विद्यालय भवन कितने दिन देरी से बनकर तैयार होता। भाई क्या पूछा गया है, 35 दिन के बाद इसने क्या किया, 100 आदमी और लगा दिए, तब जाकर उसका कार्य 40 दिन में कंप्लीट हुआ। ये बोलता है यदि 100 व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन देरी से होता। ठीक है, तो देखो भाई एक छोटी बात है सोचने की। आप ये देखो भाई 40 दिन के लिए उसने निर्णय लिया था, 35 दिन तो काम उसने कर दिया था। कितने व्यक्तियों से करवाया, 100 व्यक्तियों से। अब 5 दिन शेष हैं, 5 दिन में कार्य कंप्लीट किया गया है। कितने व्यक्तियों द्वारा, 100 तो पहले थे उसके साथ शुरुआत में, देखो 100 आदमी शुरुआत में थे और 100 आदमी और क्या किया उसने 35 दिन के बाद और लगा दिया। टोटल आदमी कितने हो गए, 200। सिंपल है बिल्कुल। देखो अब उसके पास 200 आदमी हैं और काम कितने दिन का शेष है, समय कितना शेष है। देखो 40 दिन था टोटल, 35 तो हो चुके हैं, 5 दिन शेष हैं। यानी 200 आदमी उस कार्य को 5 दिन में कर देंगे। ठीक है, यानी M1 इंटू D1 बराबर। पूछता कि 100 व्यक्ति नहीं लगाता, तो नहीं लगाता तो क्या था, उसके पास 100 ही आदमी थे, 100 आदमी करते उसको D2 दिन में। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, वही शेष कार्य बचा हुआ है, उसको 200 आदमियों ने 5 दिन में किया। यदि 100 आदमी नहीं लगाता तो उसके पास 100 ही आदमी थे, वो कितने दिन में करते हैं, D2 दिन में। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 गुणा 2 10, यानी 100 आदमी अतिरिक्त नहीं लगाता तो कार्य 10 दिन और चलता। तो पहले कितना समय हो चुका था, 35 दिन, 10 और हो जाता, कितने हो जाता टोटल, 45 दिन। समय करवाना था 40 दिन में, हो गया समय 45 दिन। क्यों, 35 तो हो चुका है, 10 और लगते 45 दिन। कितने दिन अतिरिक्त लगते ये पूछा गया है, तो 45 में से 40 घटा दो, फिर 5 दिन देरी से होता वो कार्य। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। एक साइकिल चालक 140 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। साइकिल चालक की औसत चाल क्या है। भाई प्रति मिनट पूछा, 1 मिनट में कितना चलता हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, वृत्ताकार पथ है, इसकी त्रिज्या रेडियस हमारे पास है कितनी, 140 मीटर, यानी आर कितनी हुई, 140 मीटर। तो इसकी हम परिधि निकाल सकते हैं भाई, इसके हम परिधि निकाल लेंगे। ठीक है, तो परिधि क्या होती है वृत्त की भी, 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 लेंगे, आर कितनी है, 140 मीटर। लेकिन एक पूरा चक्कर कितने समय में पूरा करता है भाई, वो पूरा चक्कर 2 मिनट में। पूछा ये है प्रति मिनट कितना चलता है, वो कितने मीटर चलता है। तो ये परिधि आ जाएगी, एक चक्कर की कुल दूरी आ जाएगी, और ये चक्कर 2 मिनट में तय करता है, तो इसको 2 से भाग दे दो, औसत चाल ही आ जाएगी। ठीक है, 2 से 2 को कैंसिल कर दो, 7 से 20 बार में 22 गुणा 2 44, 0 लगा दो, यानी 440 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में कितना चलता है, 440 मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। एक व्यक्ति ने 2 कलमों में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचा। उसके पास कलम है, प्रत्येक को 12 रुपए में बेचा है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। कुल मिलाकर उसे भाई लाभ या हानि पूछा गया है।
कितने रुपए में पूछा गया है, प्रतिशत में नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जब सेलिंग प्राइस बराबर हो हमेशा, तो और एक को x प्रतिशत लाभ पे, एक को x प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, हमेशा हानि होती है। कितनी होती है? x² बटा 100% की। लेकिन इसमें प्रतिशत में नहीं पूछा, रुपए में पूछा गया है। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला देखो, 20% लाभ, एक तो लिखो CP और एक SP। 20% को भिन्न में बदलेंगे तो देखो, 20% को भिन्न में बदलते क्या लिखते हैं? 1/5। तो पहले को क्या है? 20% लाभ पर, यानी 5 की वस्तु खरीदी थी और 6 में बेच दी। 5 की खरीदी पहली वस्तु को और 6 में बेच दिया। दूसरी पे क्या है? 20% हानि। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की खरीदी, उस पर एक हानि, यानी 4 में बेच दी। दूसरी को 5 में खरीदा, 4 में बेच दिया। लेकिन क्या बता रखा है? दोनों का प्रत्येक का विक्रय मूल्य 12 रुपये है, यानी दोनों का बराबर है। तो इसको बराबर करो। बराबर कैसे करेंगे? इनका एलसीएम ले लो 12, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से कर दो। विक्रय मूल्य को 2 से गुणा किया तो क्रय मूल्य भी 2 गुना हो जाएगा। इसको 3 से गुणा किया तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। अब देखो, 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 3 15। पहली को इसने 10 में खरीदा और दूसरी को 15 में खरीदा। कुल कितने में खरीदा? 25 में। पहली को बेचा इसने 6 गुणा 2 12 में, दूसरी को भी 4 गुणा 3 12। दोनों को बराबर है ना, तो 12 और 12 जोड़ दो यहाँ पे, 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24। 25 की खरीदा दोनों कलमों को और 24 में बेच दिया। कितना नुकसान हुआ अभी? 1 रुपये का, यानी हानि हुई 1 रुपये की। और प्रतिशत पूछा जाए तो मैंने बताया था क्या था? x² बटा 100, यानी 20 का स्क्वायर 400 बटा में 100, 2 0 कैंसिल कर दो, 4% की हानि होगी। ये तरीका निकालने का है, ठीक है। 1 रुपये की हानि हुई उसे, भाई 25 में खरीदी 24 में बेचेंगे, क्या होगा? हानि 1 रुपये की। 1 रुपये की हानि, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात 8:11:6 है। यदि इन वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है, तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी? ये क्या क्या आइटम है? चावल, ठीक है, राइस, पेट्रोल और ऑयल। 8, 11 और 6 के अनुपात में है भाई। 8, 11 और 6, ठीक है, रेशियो में है भाई ये। अब देखो, इनकी वृद्धि की जाती है 10, 20, 30, यानी इसमें 10%, इसका मूल्य 20% और इसका मूल्य 30%। इसको ऐसी संख्या बना लो ताकि हमें काटने में कोई दिक्कत न आए। तो क्या करो, सभी को 100 से गुणा कर दो। भाई कुछ भी कर सकते हैं तीनों संख्याओं के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये 800 मान लो, ये 1100 मान लो और ये 600, ठीक है। अब देखो, पहले में 10% की वृद्धि, ये अपने आप में जो भी मूल्य है राइस का, ठीक है, जो भी खर्च है इसके ऊपर, ये खर्च का अनुपात है ना। मान लो 800 रुपये का खर्च है, ये अपने आप में 100% है। 10% बढ़ा देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 110%। तो इसका 110% निकाल दो। वृद्धि पूछी है ना, तो 110 निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसका 10% निकाल दो। कितना हो जाएगा? 1/10, क्योंकि वृद्धि पूछी गई हमसे। 1/10 कितना हो जाएगा? 80, यानी इसका 80 रुपये मूल्य बढ़ गया भाई। जो भी खर्च होता है इस पर, उसका 80 रुपये खर्च ज़्यादा होता है, ठीक है, पहले से। इस पे 20%, 20% का मतलब 1/5, 5 से 22 और 0, यानी पेट्रोल पे खर्च कितना बढ़ गया? 220। ऑयल पे 30%, 30% को लिखेंगे 3/10, 0 से 0, 60 गुणा 3 180। अब कुल कितने रुपये खर्चा बढ़ गया? देखो, तीनों को जोड़ दो, 220 और 180 को जोड़ेंगे 400 और ये 80 और 480,
480 रुपये खर्च बढ़ गया कितने पे, पहले कितना था देखो, हमने 800 माना था, ये 1100 यानी 1900 और 600 ये 2500, इन 2500 पे 480 रुपये और बढ़ गया। प्रतिशत के लिए गुणा में 100 कर दो। एक जीरो से जीरो कैंसिल करो, 25 से 4 और 25 से 10 बार में। अब 2 से कैंसिल मत करो क्योंकि फिर 5 से तो होगा नहीं, इसलिए 4 से गुणा करो और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 4 8 32, 3 16 और 3 19, बटा में 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। दशमलव हमेशा दाईं तरफ से लगता है भाई, ठीक है। 19.2% की वृद्धि उसके कुल खर्च में, 19.2, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 12,000 रुपये 10% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 15,972 रुपये हो जाते हैं। अवधि ज्ञात करें, समय ज्ञात करना भाई। हमारे पास मूलधन है, दर है और मिश्रधन है, ठीक है। और दर कैसी है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो निकालना समय भाई, कितने समय में हो जाएगा। तो देखो रेट लिखो कितनी है, 10%। इसको भिन्न में बदलेंगे तो 10 को 1/10, मान लो मूलधन 10 है तो उसके ऊपर एक ब्याज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 से वो 11, 10 से 11, समय कितना है, टी वर्ष। अब देखो ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। रियल में मूलधन है कितना, 12,000, मिश्रधन 15,972। तो ऊपर मिश्रधन है तो ऊपर मिश्रधन लिखो कितना है, 15,972 और मूलधन है 12,000। कैंसिल होता तो कैंसिल कर लो पहले इसको। तो कैंसिल देखो कितने से होगा, ये लास्ट में क्या है, 72, 4 से भाग जाएगा तो संख्या भी 4 से जाएगी, ये भी 4 से जाएगी, 2 और 1 3, ये 3 से भी जाएगी। ये देखो 7 और 2 9, 9 5 और 1 6, ये भी 3 से जाएगी। 4 और 3 दोनों से अलग अलग भाग होती है तो संख्या 12 से भी भाग जाएगी। तो 12 से कर दो, इसको 12 से करेंगे एक बार में 12, 3 12 3 36, 3 12 3 36, 1 12 कम 12, इसको 12 से करेंगे तो 1000। अब ये कैंसिल होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, ये हमें पता है 11 की क्यूब है, ये 10 की क्यूब है। तो अब देखो इसको 11/10 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। क्या लिख देंगे इसको भाई, 1331 को हम लिख सकते हैं 11 और इसको 10, 11/10 की पावर 3। 11 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो आधार सेम है, 11/10, 11/10, तो इसकी पावर भी सेम होगी। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो समय कितना हो गया, 3 वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। वे 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पे हैं, विपरीत दिशाओं में हैं। मान लो ये ट्रेन है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन इस साइड से आ रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जा रही हैं भाई, ठीक है। एक दूसरे को पार कब करेंगी, देखो समय कहाँ से स्टार्ट होगा, जब एक दूसरे के ये सामने सामने आ जाएंगी, यहाँ पे दोनों एक लाइन पे होंगी। और पार कब करेंगी, जब इसका पीछे का हिस्सा यहाँ जाएगा और ये पीछे का हिस्सा यहाँ चला जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस जब करेंगी, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जब दोनों की दिशा अपोजिट हो तो चाल जुड़ जाती है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का जोड़कर निकालेंगे। और एक दिशा में हो तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों चालों का अंतर होता है। क्योंकि अब देखो भी जल्दी पार करेंगे इसको, क्योंकि एक दूसरे को दोनों चाल ट्रेन गतिमान है। तो देखो एक की चाल है 54 और दूसरी की 90, तो चाल जुड़ जाएंगी। ये 54 किलोमीटर पर आवर मान लिया हमने और ये 90 किलोमीटर पर आवर। चाल क्या हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, क्या आएगी दूरी, और दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर, ठीक है। तो चाल क्या है, 54 और 90 दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा
44 यानी 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समय सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? गुणा में 5/18। 5/18 क्यों करते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। जब इनको कैंसिल करते हैं तो 5/18 बचता है। तो समय बचाने के लिए हम क्या लिख देते हैं? 5/18। ये क्या है? चाल है, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, आपेक्षिक चाल। और दूरी हमें निकालनी है तो चाल गुणा समय। समय कितना है? 12 सेकंड, तो गुणा में 12। अब क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। और दूरी क्या होगी? दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई के बराबर। 18 से कैंसिल करेंगे, 8 बार में 144, 8 गुणा 5 40, 40 को 12 से गुणा करेंगे, 12 चौके 48 यानी 480 मीटर। 480 मीटर दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग है। क्या बोला गया है? समान लंबाई, दोनों की लंबाई बराबर है। एक की निकालेंगे तो 480 को 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 240 मीटर प्रत्येक ट्रेन की लंबाई होगी। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार पानी की टंकी को पेंट करने की लागत की गणना करें। यदि पेंटिंग की लागत 4.5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है और पाई का मान 7 लेना है। यदि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है मैथ तो प्लेलिस्ट देख लें, मैंने कंप्लीट करवा रखा है बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, कंप्लीट मिलेगा आपको मैथ। क्या निकालना पड़ेगा भाई? इसको पेंट करना है और गोलाकार टंकी है तो कहाँ पे होगा? उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल भर होगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। किसका? टंकी का। तो टंकी गोलाकार है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7 लेंगे, आर स्क्वायर, आर कितनी है? 7, तो 7 गुणा में 7। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल यानी टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फिर क्या है? 4.5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा है। यहीं पे गुणा कर दो ना, बाद में करनी पड़ेगी क्योंकि जो भी एरिया आएगा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, तो यहीं पे गुणा कर दो 4.5 से। पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10। ये क्या था? टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा में 4.5 कर दिया क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 4.5 रुपये है। 10 में लौटाए थे, बटा में 10। इसको अब सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 5 से 9 और 5 से 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार में। ठीक है, अब देखो 2 गुणा 7 14, 14 को 22 से करेंगे, 14 गुणा 2 28, 2 28 और 2 30, 308 और 308 को 9 से गुणा कर दो, 9 गुणा 8 72 और 9 गुणा 3 27। कितने रुपये खर्चा आएगा? 2772 रुपये। 2772 रुपये। कौन से ऑप्शन में? देखो 2772 देख के लगाना भाई। देखो सभी एक जैसे हैं ऑप्शन, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है ये, सभी देखो एक जैसे लग रहे हैं। गलती से कई बार लग जाता है, इसलिए चेक करके अच्छे से लगाओ। ठीक है, 2772 रुपये कुल खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलो। 0.75 और 3 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे निकालते हैं भाई? इसकी आपस में गुणा करके और इसका वर्गमूल निकाल दो। ठीक है, b² बराबर AC होता है। तो 0.75 दशमलव उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 75/100 और गुणा में 3, इसका वर्गमूल निकाल दो भाई, हमारा आंसर आ जाएगा। हर शिफ्ट में पूछा गया एक क्वेश्चन। 25 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, 25 से 4 बार में। अब कैंसिल नहीं होगा, 9/4 वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, 3/2 क्या लिख सकते हैं इसको? 1.5। मध्य अनुपाती क्या होगा? 1.5। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। यदि चावल की कीमत में 10% की कमी एक व्यक्ति को 250 रुपये में 22 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, तो चावल की वास्तविक कीमत प्रति किलोग्राम क्या है? प्रति किलोग्राम उसकी वास्तविक कीमत पूछा गया है। तो देखो भाई, एक तो लिख लो मूल्य,
और एक वस्तु। बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन हो, मूल्य बढ़े घटे, वास्तविक पूछे या बढ़ने के बाद का पूछे या वर्तमान पूछे, जो भी पूछे, किस तरीके से करेंगे देखो। यदि चावल की कीमत में 10% की कमी, 10% का मतलब देखो, सबसे पहले भिन्न में बदलो 10% को, 1/10। अब देखो क्या हुआ है, 10% की कमी, यानी पहले 10 था मूल्य, अब कितना हो गया, 10 से 1 कम हो गया। पहले मूल्य था 10, तो अब कितना हो गया, 9। ठीक है, फिर क्या है, 250 रुपये में 22 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अब देखो, रुपये पहले भी 250 थे, अब भी 250 हैं, तो क्या होगा, रुपये तो खर्च उतने ही करने हैं, वस्तु कम ज़्यादा हो सकती है, तो क्या होगा, जो मूल्य का अनुपात है ना, उसका विपरीत अनुपात कर दो, वो वस्तु का अनुपात हो जाएगा। 10 9 है तो क्या कर दो, 9 10, यानी पहले वस्तु 9 मिलती थी, तो अब कितनी मिलेगी, 10 में ज़्यादा मिलेगी, मूल्य कम हो गया। तो अब देखो 22 किलोग्राम अधिक मिलती है, लेकिन इसके अनुसार देखो, यहाँ पे पहले 9 यूनिट थी, अब 10 यूनिट, यानी 1 यूनिट ज़्यादा मिलती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है भाई, 22 किलोग्राम अधिक मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 22 किलोग्राम, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 22 किलोग्राम है। अब देखो, तो पहले वस्तु कितनी मिलती थी, 9, पहले रुपए कितने थे, वही सेम 250 रुपये, और 250 रुपये में कितनी वस्तु खरीदते थे हम, देखो 9 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 22 किलोग्राम, तो 9 की कितनी हो जाएगी, 22 गुना 9, 198 किलोग्राम वस्तु पहले मिलती थी। कैसे निकाला मैंने, देख लो भैया, पहले 9 मिलती थी यूनिट, अब 10, यानी 1 यूनिट ज़्यादा मिलती है। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है 1 यूनिट नहीं, 22 किलोग्राम, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू 22 किलोग्राम। तो पहले 9 यूनिट की वैल्यू 22 गुना 9, 198 किलोग्राम। पहले वस्तु हमें 198 किलोग्राम मिलती थी, और रुपये कितने थे, 250। 1 किलोग्राम का मूल्य पूछा गया है, तो 198 से भाग दे दो, 2 से कैंसिल करेंगे 125, और 2 से 99, अब कैंसिल नहीं होगा, 99 से भाग दे दो, एक बार में 99 बचेगा, 26 संख्या हो जाएगी 260, 2 बार में 198 दशमलव लग जाएगी, ठीक है, 198, अब बचेगा 62, फिर 0 उतारेंगे, 620, 6 बार में फिर जाएगा, ठीक है, 1.26। तो पहले मूल्य क्या था, 1.26 रुपये वास्तविक कीमत थी, 1.26 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलो। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक वर्ते 32 और 192 है, यानी एलसीएम 192 और एचसीएफ 32 है। संख्याओं में से एक संख्या 64 है, संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा भाई, दो संख्याएं हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एक संख्या क्या है, 64, दूसरी संख्या हमने मान ली x, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम 192 गुणा में एचसीएफ 32, यहां से दूसरी संख्या आ जाएगी, देखो 32 से 2 बार में कैंसिल, और 2 से 96 गुणा 2 192, दूसरी संख्या कितनी आ गई 96, और एक संख्या हमारे पास क्या है 64, एक 64 है और एक 96, इनका अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर कर दो, कितना आ जाएगा 32। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा 32, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस शिफ्ट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।